निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ कक्षा कक्ष में मूल्यांकन एवं रिकॉर्ड रख रखाव। इन सब विषय के इन सब बिंदुओं के बारे में हम वैसे तो चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है सबसे पहले कि कक्षा कक्ष क्या है, क्या समझते हैं आप कक्षा कक्ष, क्या होता है कक्षा कक्ष, क्या आवश्यकता होती है कक्षा कक्ष, छात्रों के अधिगम स्तर में कक्षा कक्ष का क्या महत्व है, क्या कौन कौन से सिद्धांत कक्षा कक्ष में कार्य करते हैं। तो देखिए, वैसे हम बात करें तो वर्तमान की जो क्लासरूम है वह भूतकाल के क्लासरूमों से बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, भिन्न है, अलग है। यानी कि वर्तमान में क्लासरूम में बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक उचित तरह से बैठ के अधिगम करना चाहिए। बालक का क्लासरूम ऐसा होना चाहिए कि बालकों को घुटन महसूस नहीं हो। घुटन का मतलब है उनकी परिस्थिति के अनुकूल वातावरण हो। गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में उचित रोशनी की व्यवस्था हो, बैठक की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षक द्वारा अच्छी तरह से उसे पढ़ाया जा सके, आराम से बालक उसमें अपनापन फील कर सके। तो हम अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से कक्षा कक्ष का एक्सप्लेन किया है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक है हमारे होमनस। होमनस लिखते हैं कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती है। कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, जहां पारस्परिक क्रिया होती है, जहां पारस्परिक क्रिया होती है, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है, एवं निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। एवं निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। किसने कहा ये? होमनस ने। कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती है। देखिए, ये तो पता ही है, आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूँ। एक कक्षा में एक टीचर के सामने बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जहाँ पर वाद विवाद भी चलता है। छात्रों के साथ सहयोगात्मक, मित्रात्मक ये सारे व्यवहार भी प्रदर्शित होते हैं। छात्र आपस में अंतर्रोध भी करते हैं कि हाँ भाई, क्या आपस में बालकों के बीच में शेयरिंग भी करते हैं, हर चीज़ की पढ़ाई भी करते हैं, और बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती हैं। उठने की, बैठने की, प्रश्न पूछने की, लर्निंग करने की, अधिगम करने की, शिक्षण प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार से पारस्परिक क्रिया होती रहती है। छात्रों में आपस में वार्तालाप होता रहता है। सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है। एक कक्षा में विभिन्न संस्कृतियों से, विभिन्न समाजों के बालक एक साथ अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर क्लासरूम एक ऐसा परिक्षेत्र होता है, ऐसा कार्य क्षेत्र होता है, जहाँ पर बालकों को व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों से वह परिचित होता है, भिन्न भिन्न विचारों से वह परिचित होता है। तो निर्देशात्मक स्थितियों में जहाँ नियम बनाए जाते हैं, एक टीचर के द्वारा उस क्लास के नियम, हमारी क्लास का नियम ये है कि मेरे आने के बाद क्लास चुप रहेगी, बिल्कुल
बोलेगी नहीं, या बीच में वॉशरूम नहीं जाएगी, या बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगी, या जो भी है ये निर्देशात्मक रूप से वहाँ पर नियम बनाए जाते हैं। तो कक्षा कक्ष की एक अपनी ही व्याख्या है। कक्षा कक्ष के एक शिक्षाविद हैं फिलिप जैक्सन, जो कहते हैं कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतम समय व्यतीत करता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, जैक्सन ने, कि कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ पर छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। आपने देखा होगा, चलो हम घर में रहते हैं, हम स्कूल में आते हैं 6 घंटे के लिए आते हैं, सिर्फ 6 आवर्स के लिए आते हैं, लेकिन पूरे 6 आवर्स हमें उस क्लासरूम में बिताने होते हैं। उस क्लासरूम में हम बैठे बैठे ही सारा अपना सुबह से और दोपहर तक, शाम तक हम बैठे बैठे अपना जीवन का निर्माण करते हैं। जबकि एक बालक घर में रहता है, स्कूल से ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं घर में उसका व्यवहार जगह जगह प्रदर्शित होता रहता है। लेकिन कक्षा कक्ष एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विद्यार्थी अपने जीवन निर्माण काल का बहुत कीमती समय व्यतीत करता है, वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यह वह स्थान भी है जहाँ अंतर्दृष्टि मिलती है। देखिए इन्होंने कहा जहाँ अंतर्दृष्टि मिलती है, बालक अपना मूल्यांकन करता है, अपनी तरफ देखता है, अपना आकलन करता है, आत्म प्रदर्शन की भावना विकसित होती है। वह स्थान है जहाँ पर अंतर्दृष्टि मिलती है। जहाँ पर अंतर्दृष्टि मिलती है, वह किसका विकास होता है? कौशल का विकास होता है। देखिए कक्षा कक्ष वह स्थान है जहाँ पर बालक को अंतर्दृष्टि मिलती है और उसमें विभिन्न कौशलों का विकास होता है, कुछ करने का उसमें जज्बा उत्पन्न होता है, बालक को एक दूसरे बालक से देखकर सीखने का उसमें कौशल विकसित होता है। जहाँ यह वह स्थान है जहाँ पर किंतु यह वह स्थान भी जहाँ छात्र बैठते हैं, सुनते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं, खड़े होते हैं, परीक्षा पत्र पास करते हैं, यानी यह एक ऐसा स्थान भी है, मैंने कहा था एक जीवन निर्माण काल का बहुत कीमती समय यहाँ पर कक्षा कक्ष में छात्र बिताते हैं। तो ये तो अधिगम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर छात्रों में अंतर्दृष्टि डेवलप होती है, विकसित होती है, कौशल विभिन्न प्रकार के कौशल सीखता है। लेकिन ये एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर वह बैठना सीखता है, उठना सीखता है, कि ये तो घर से ही सीख के आते हैं, नहीं, जो घर से सीखा है उसका परिमार्जन हमारा क्लासरूम में ही होता है। बात करना सीखता है, अपने पेंसिल तक को छीलना यहाँ पर वह सीखता है। अगर हम कहें एक छोटी से छोटी बात कि अपने लंच बॉक्स को ख़त्म करना भी, खाली करना भी, वह उस क्लासरूम में ही सीखता है। तो एक बालक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता है क्या? क्लासरूम। और क्लासरूम के विषय में अब और हम क्या कहें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉन डीवी ने ये कहा है कक्षा कक्ष में ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं, तो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को, यानी गुणोन्मुख गतिविधियों, छात्रों के गुणों में विकास होता है। कहाँ पर? कक्षा कक्ष की स्थितियों से। कक्षा कक्ष ही उसे सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है। देखिए अब बात आती है कक्षा कक्ष समाज में स्थापित एक ऐसी संस्था है जहाँ पर निर्देशन प्रक्रिया, अध्यापक द्वारा निर्देशन प्रक्रिया संपन्न होती रहती है। इसमें एक यह ज्ञान के निर्माण में विश्वास, रचनावादी सिद्धांत की व्याख्या करने से उत्पन्न होता है। ये कहा है कि जो हमने कहा कि कक्षा कक्ष में बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है, कक्षा कक्ष में बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है, और ये ज्ञान निर्माण करने की प्रक्रिया में विश्वास किससे उत्पन्न होता है? रचनावादी सिद्धांत से। ये ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया है, ज्ञान निर्माण की ओर जो उसका उत्साह है, वह किससे विकसित होता है? रचनावादी सिद्धांत से विकसित होता है। और रचनावादी सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत बताता है कि विभिन्न अनुभवों की सक्रिय प्रक्रिया से रचित ज्ञान अधिगम कहलाता है। विभिन्न अनुभवों की सक्रिय प्रक्रिया,
विभिन्न अनुभवों की सक्रिय प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? अधिगम का निर्माण होता है। विभिन्न अनुभवों की सक्रिय प्रक्रिया, सक्रियता किसका प्रतिरूप है? रचना का, यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वह डेवलप होती है किसमें? कक्षा कक्ष में, और उससे आपका क्या बढ़ता है? लर्निंग स्तर बढ़ता है, लर्निंग लेवल में उसके आपके वृद्धि होती है। रचनावादी अधिगम इस वाक्य पर आधारित है कि जिस दुनिया में रहते हैं उसके विषय में ज्ञान की रचना हमारी समझ, हमारे द्वारा पूर्व में प्राप्त किए गए अनुभवों से रचित होता है, यानी हम करके सीखते हैं। रचनावादी सिद्धांत ये कहता है कि जो भी हमारे अंदर है, जो भी हम करना चाहते हैं, वह जो हम प्राप्त करते हैं वह हम स्वयं के द्वारा करके ही सीख सकते हैं। इसके कई सारे सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, जिसमें है सबसे पहले हम रचनावादी सिद्धांत। रचनावादी अधिगम के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम शिक्षकों के रूप में सबसे पहला इसका सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत। ये रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आने वाले सिद्धांत हैं। पहला इसमें सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता नाम से स्पष्ट है। सक्रियता का सिद्धांत यह है, सीखना एक क्यों है सक्रियता का सिद्धांत अधिगम से जुड़ा हुआ? क्योंकि जो हमारा सीखना है, सीखना जो है वह कैसी प्रक्रिया है? एक सक्रिय प्रक्रिया। सीखना है वह एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कुछ करने वाली। सीखना तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आपके द्वारा कोई ना कोई क्रिया नहीं की जा रही हो। मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, अब आप उम्मीद करती हूँ कि आपने 100% अधिगम कर लिया होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है जब तक आप उसे याद करने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप उसकी व्याख्या करने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप उसके विषय में खोजने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर सीखने की सक्रियता विद्यमान नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो। तो यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें संवेदी इनपुट होता है और उसका अर्थ निकालने के लिए रचनावाद का उपयोग किया संवेदी इनपुट होता है, जिसमें हम दे तो देते हैं लेकिन आउटपुट कब मिलता है? जब आपके द्वारा कोई क्रिया की जाती है। डीवी के विचारानुसार ज्ञान का निर्माण अधिगम की प्रक्रिया में रचनावाद का होना छात्र की सक्रियता पर निर्भर करता है, ना कि निष्क्रियता पर। रचनावाद का होना छात्र की सक्रियता, रचनावाद की जो इसका जो रचनावाद का जो अस्तित्व है वह छात्र की सक्रियता पर निर्भर करता है, ना कि निष्क्रियता पर। आप निष्क्रिय छात्र को कुछ भी नहीं सिखा सकते हो, इजी से इजी विषय वस्तु भी उसको आप नहीं सिखा सकते हो। दूसरा सिद्धांत, सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत। सीखना दोनों अर्थों के निर्माण, सीखने के लिए दूसरा सिद्धांत है सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत। सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत, ये रचनावाद से ही संबंधित है। देखिए, सीखने के लिए हमें सीखना होता है, या हम कहें सिखाने के लिए भी हमें सीखना होता है। हम खुद सीखेंगे तभी हम सिखा सकते हैं। अगर मैं किसी बिंदु को, किसी पाठ्य वस्तु का आपको अधिगम कराना चाहती हूँ तो उसके लिए उसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा, तब मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत यही कहता है कि आप जब तक स्वयं उसको ग्रहण नहीं कर लेते तब तक आप किसी को उसे प्रदान नहीं कर सकते। आपको उसका प्रयोग करने के लिए पहले उसे सीखना ही पड़ेगा। निर्माण के लिए आपको खुद निर्मित होना पड़ेगा। मानसिकता का सिद्धांत, मानसिकता, अगर हम कहें कि मन माने की बात है तो मन माने की बात में आ जाता है आपकी मानसिकता उस विषय वस्तु के प्रति कैसी है। आपकी मानसिकता यदि सकारात्मक है तो आप उचित तरीके से उसे अच्छी प्रकार से सीख
सकते हैं। यदि आपकी मानसिकता नकारात्मक बनी हुई है तो आप उसे हरगिज ही नहीं सीख सकते। ज्ञान व सीखना के रचनावाद में अर्थ के निर्माण की महत्वपूर्ण कार्रवाई मानसिक है। मन से ही आदमी, आपका मन है किसी कार्य को करने का तो ऑटोमेटिक उस कार्य में क्या आ जाएगा, निखार आ जाएगा। और आपका मन नहीं है तो वह कार्य आपके जानते हुए भी गलत ही होगा, अच्छा नहीं होगा। भाषा की महत्ता का सिद्धांत, भाषा की महत्ता का सिद्धांत। रचनावादी अधिगम के अनुसार बालक को नवीन ज्ञान कराने के लिए भाषा में उसकी भाषा में भाषा की महत्ता आप कब तक नहीं सीख सकते, जब तक कि आप सिखाने वाले की भाषा से भली प्रकार से परिचित नहीं है। अगर मेरे को आपको हिंदी सिखानी है तो मैं इंग्लिश को, अगर इंग्लिश में बोलती हूँ तो आपको मैं हिंदी उतनी अच्छे तरीके से नहीं सिखा सकती हूँ। रचनावादी ये कहता है सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होती है भाषा। छात्र अपनी भाषा में ही ज़्यादा अधिगम कर सकता है, ना कि दूसरी भाषा में। उसे जिस भाषा में वह रहता है, जिस भाषा का वह प्रयोग करता है, उस भाषा में उसे अधिक लर्न कराया जा सकता है, अधिक अधिगम कराया जा सकता है। उसके निर्माण में, किसी चीज़ के निर्माण में, उसके सक्रिय होने में तभी सक्रियता आएगी, तभी रचनावादिता आएगी जब वह उस भाषा को समझ सकेगा। और समझ में ही नहीं आए तो वह क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, याद ही नहीं कर सकता। अगला है हमारा सामाजिक गतिविधि प्रक्रिया के सिद्धांत। भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं। संवेगात्मक रूप से भी हम भाषा के माध्यम से ही जुड़ पाते हैं। सामाजिक गतिविधियाँ प्रक्रिया का सिद्धांत। सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण में सामाजिक गतिविधियों का भी बहुत सामाजिक गतिविधि सामाजिक गतिविधि का भी बहुत महत्व। जैसे हमारा परिवार, सबसे ज़्यादा सीखने में परिवार, पड़ोस, मित्र, रिश्तेदार, ये सभी का सीखने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो बालक सीखते हैं, हम कहते हैं परिवार बालक की पहली पाठशाला होती है। परिवार में ही बालक सब प्रकार के संस्कार सीखता है। उनका परिवार जब हम विद्यालय में करते हैं, उसके मित्र जैसे होंगे, उसका पड़ोस वैसा होगा, अड़ोसी पड़ोसी जैसे होंगे, रिश्तेदार जैसे होंगे, जैसा व्यवहार करते होंगे, उसमें वैसा ही वह आचरण करने लगता है। तो उसके जो क्रिएटिविटी वैसी ही करने लगेगा, उसी क्षेत्र में आगे उसकी संगत अच्छी होनी चाहिए, उसका आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए, तभी वह अच्छी प्रकार से क्या बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। उसकी लर्निंग कैपेसिटी को ये समाज जो तत्व है वह बहुत अधिक प्रभावित करता है। हम देखते हुए कहते हैं, कई बच्चों को पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा आप घर में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, वो तो पढ़ता ही नहीं है, मेरा दोस्त तो पढ़ता ही नहीं है। वो दोस्त नहीं पढ़ता, वो उसकी मानसिकता को प्रभावित कर रहा है। वह खुद नहीं कह रहा, लेकिन देखते ही देखते बालक उससे ये सीख रहा है कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है और उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ा, इट मीन्स पढ़ने का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं इस दिशा में आगे नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार परिवार का, परिक्षेत्र का बालक की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। प्रासंगिकता का सिद्धांत, नवीन ज्ञान हम जिसे कह सकते हैं, प्रासंगिकता का सिद्धांत। प्रासंगिकता का सिद्धांत देख लिए, वर्तमान तकनीक बदल गई है, वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य बदल गए हैं, वर्तमान विषय वस्तु बदल गई है, पाठ्यक्रम बदल गया। अब प्रासंगिकता ये कहती है कि बालक को नवीन ज्ञान की ओर उन्मुख करते रहना चाहिए, तभी वह सीख पाता है। अगर हम उसे अभी आधुनिक तकनीकों में, अब मैंने कहा कि आपको वेदों का अध्ययन करना है, आपको रामायण का अध्ययन करना है, आपको रामचरितमानस का याद करके लानी है, भाई ये रामचरितमानस काम क्या आएगी। आज बालक तर्क से सीखता है कि मैं याद करूं और उसका काम नहीं आए। काम आने का मतलब है उसकी प्रोसेस में, उसकी
आगे जाने में वह कितनी इंपॉर्टेंस है। उसे हम नैतिकता से जोड़ सकते हैं, उसे हम धार्मिकता से जोड़ सकते हैं, इसलिए हम उस क्षेत्र में उसे लर्न करा सकते हैं। लेकिन हम कहें नवीन ज्ञान से बालक को जब जोड़ा जाता है तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी अधिक बढ़ जाती है। नवीन ज्ञान से उसे जोड़ा प्रासंगिक है, जो आज के समाज के लिए उपयोगी है, सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ सकता है, जिसमें छात्र वह ज्ञान हम उसे प्रदान कर सकते हैं। अगला है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। यानी पूर्व ज्ञान का सिद्धांत आप पता ही है कि जो भी विषय वस्तु छात्र को सिखाई जाती है उसे छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही प्रस्तुत करना चाहिए। उसको ये जानना चाहिए शिक्षक को कि छात्र को इस विषय में किस प्रकार का ज्ञान है। इस जो विषय वस्तु मुझे छात्र को अधिगम करानी है उसे किस स्तर से उठाकर सिखाया जा सकता है, छात्र इसके विषय में क्या नॉलेज रखता है, कितनी है इसका लर्निंग लेवल यहाँ पर इस टॉपिक से, इस विषय वस्तु से कितना संबंधित है। तो उसको जितना पता है उसको साथ लेते हुए हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत इसमें बहुत अधिक आवश्यक है। प्रेरणा का सिद्धांत। अधिगम प्रक्रिया में सीखने की रचनावाद के लिए बालक को अभिप्रेरित करना बहुत जरूरी है। प्रेरणा का सिद्धांत हम इसे कह सकते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत मोटिवेशन। अभी मैंने आपको फीडबैक पढ़ाया था इससे पहले की क्लास में, तो फीडबैक और मोटिवेशन प्रेरित हो बालक, एक तो खुद से ही प्रेरित हो, खुद में ही प्रेरणा आए, और वह खुद में प्रेरणा भी किसको आती है, दूसरों को देखकर आती है। तो इस प्रेरणा के सिद्धांत के द्वारा बालक को उचित लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है कि हम उसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं, उसके व्यवहार को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है प्रेरणा के सिद्धांत के द्वारा। अभिप्रेरण को अधिगम क्यों? क्योंकि अभिप्रेरण जो होता है ना, अभिप्रेरण या प्रेरणा, उसे अधिगम की कुंजी कहा जाता है। कुंजी मीन्स चाबी। हम अधिगम का जो ताला है उसे कैसे खोल सकते हैं? मोटिवेशन के द्वारा। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले तो पढ़ाई नहीं करते हैं, प्राइमरी लेवल पर 10th क्लास लेवल तक बहुत कम इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अचानक से वो बहुत मेहनत करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं से उसे क्या मिलता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन के सहारे वह आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है और वह एक न एक दिन अच्छी उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। समय की बाध्यता का सिद्धांत अगला है हमारा। समय की पाबंदी, समय की बाध्यता, समय की उपयोगिता। कोई भी चीज़ हमें जो प्राइमरी लेवल पर सिखानी है उसे हम प्राइमरी पर ना सिखाकर अपर प्राइमरी पर सिखाएंगे, हम मिडिल सेक्शन में सिखाएंगे तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समय अनुसार अधिगम भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा हमारे लर्न करने की एक कैपेसिटी होती है, एक समय होता है कि हमें उस समय याद अधिक होता है, उस समय अच्छा याद होता है। तो ये समय की बाध्यता है। समयबद्ध सीखना एक समयबद्ध प्रक्रिया है। कुछ बातों को, कुछ बिंदुओं को, कुछ सिलेबस को, कुछ विषय वस्तु को या किसी प्रकार के ज्ञान को जल्दी सीखा जा सकता है और कुछ विषय वस्तु ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं सीख सकते, जिन्हें सीखने में हमें टाइम लगता है या बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसमें सरल और जटिल की प्रक्रिया चलती रहती है सामने कि समय की बाध्यता बहुत ज़रूरी होती है सीखने में। सीखना एक समयबद्ध प्रक्रिया होती है, समय के अनुसार ही आगे बढ़ता है। अगर उचित समय निकल गया तो हम बाद में उस क्षेत्र में योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। अतः सीखना समय की चक्र के साथ चलता रहता है, एक उम्र के साथ भी चलता है कि आज हमारा सीखने का ये करने का समय है और वो समय हमारा निकल गया और फिर हम कहें कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने भी देखिए 40 इयर्स निर्धारित कर रखी है। तो अगर 40 इयर्स तक हमने प्रयास नहीं किया या हम सोते रहे और हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो वह हमारा आगे जाके अगर हम उसके लिए प्रयास करते हैं
तो वह हमारा सीखना बेकार हो जाता है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत ज़्यादा कारगर करती है। रचनावादी जो दृष्टिकोण है वह व्यक्तिगत भिन्नता पर भी आधारित होता है, यानी हर व्यक्ति की लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग होती है। हम कहें एक ही दिशा में एक ही तरीके से एक ही रूप में बालक आगे जाता जाए तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ग्रहण करने की कैपेसिटी अलग होती है, अपने सीखे हुए ज्ञान को एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत विचार भी अलग अलग होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता अधिगम होता है वह व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, यह रचनावादी सिद्धांत के अनुसार बोध पर, मतलब ये सारी भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता उसके आनंद पर, रुचि, व्यक्ति का जिस क्षेत्र में रुचि होगी उस क्षेत्र में वह आगे बढ़ेगा, और हर व्यक्ति की एक ही क्षेत्र में रुचि होती नहीं है। किसी को ज़्यादा मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ अच्छा पढ़ सकता है, कोई साइंस अच्छा पढ़ सकता है, उसे मैथ आती नहीं है। किसी को हिंदी में इंटरेस्ट है और किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट है। रुचि के अनुसार व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसकी लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ती है। वास्तविक जीवन से संबंधित उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वह उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन से संबंधित, उसके एक्चुअल लाइफ से संबंधित होती है लर्निंग प्रोसेस। यदि सामग्री वास्तविक जीवन से संबंधित होगी तो वह नवीन ज्ञान का निर्माण अच्छे से कर पाएगा। और उसे आप रटा रटाया ज्ञान दे रहे हो, पिछला ज्ञान दे रहे हो जो उसके वास्तविक जीवन से कहीं संबंध ही नहीं रखता है, जैसे आप उसे वेदों का ज्ञान दे रहे हो और वेदों का आज की जो भौतिकवादी युग है उसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं रही कि बालक उसको बैठ के उसका गहन अध्ययन करे, और गहन अध्ययन में वह करके वह अपनी जीवन रेखा नियुक्त करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान ऐसा होना चाहिए वह बालक तभी अधिगम कर सकता है। अधिगम उसे इस विषय का कराया जा सकता है जो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो उसको जीवन जीने में सहयोगी हो रहा हो, जिसकी उसके जीवन जीने में क्या हो, उपयोगिता हो। ऐसे ज्ञान को वह अधिक ग्रहण कर सकता है। ऐसे ज्ञान को ग्रहण करने में वह अपनी क्रिएटिविटी अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है। तो बालक को वही ज्ञान दिया जा सकता है, वही विषय वस्तु अच्छी तरह से सिखाई जा सकती है, उसकी रचनावादी दृष्टिकोण को उसी दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है जो उसके वास्तविक जीवन से अधिक संबंधित होता है। अगला है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण है ये स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। स्वमूल्यांकन, अपना मूल्यांकन, जिस व्यक्ति को अपने बारे में पता होता है या जो व्यक्ति अपने बारे में आकलन करने की क्षमता रखता है कि मेरे द्वारा, आपने देखा होगा कई बार कहा जाता है कि रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए आप आंख बंद करके ये सोच लो कि मैंने आज दिन में क्या, पूरे दिन में क्या क्या कार्य किया और उन क्या क्या कार्यों से कौन कौन से कार्य अच्छे हुए मेरे द्वारा और कौन कौन से बेकार हुए। अगर आप में अपने ही कार्यों का आकलन करने की, अपने ही कार्यों का बंटवारा करने की क्षमता है, अच्छे और बुरे की पहचान करने की क्षमता है, तो आपका अधिगम बहुत अच्छा होगा। आपके व्यवहार में दिन प्रतिदिन क्या होता रहेगा, सुधार होता रहेगा। अगर अधिगम का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये अगर कह सकते हैं अधिगम की महत्वपूर्ण जो कुंजी है वह है स्वमूल्यांकन की क्षमता। जिस व्यक्ति में अपना मूल्यांकन, अपनी कमी और अपने गुणों को देखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वह व्यक्ति आगे अपने व्यवहार में 100% क्या कर लेता है, सुधार कर लेता है। उसे किसी प्रकार के नकारात्मक व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती। वह ये जान सकता है अच्छी तरह, वह समाज में समायोजित हो जाता है।
उसकी जो रचनावादी जो दृष्टिकोण है वह बहुत आगे तक जाता है। उसमें खुद का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। वह अपना मूल्यांकन करके नए ज्ञान का निर्माण भी कर सकता है कि वास्तव में क्या होना चाहिए। जो व्यवहार मेरे लिए अनुचित है, जाहिर सी बात है कि वह व्यवहार किसी दूसरे के लिए भी अनुचित ही होगा। जब इस व्यवहार को मैं अपने लिए पसंद नहीं कर रहा हूँ, जब इस ज्ञान को मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, तो इस ज्ञान का किसी दूसरे के लिए भी कोई उपयोग नहीं होगा। इस प्रकार का आकलन किसके अंतर्गत आ जाता है? इस मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। ये सारे सिद्धांत हमने रचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत पढ़े थे कि अधिगम में कक्षा कक्ष में जो अधिगम कराया जाता है, कक्षा कक्ष का जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है कि कक्षा कक्ष में छात्र को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उससे संबंधित ये सिद्धांत थे। सक्रियता का सिद्धांत, सीखने के लिए सीखना, मानसिकता का सिद्धांत, भाषा की महत्ता, ये सारे सिद्धांत हमने पढ़े थे। अब आगे हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।